सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे पास एक एक्सक्लूसिव मेहमान है। 92 वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप चल रहा है अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, तो मैं इस सिलसिले में कुछ प्रोग्राम क्रिकेट पे करता हूँ। आज हमारे पास एक बहुत ही एक्सक्लूसिव मेहमान है। 1976 टिल 1988 एज लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, बड़ा नामी गिरामी नाम है। 50 टेस्ट मैच खेले हैं, टोटल 171 टेस्ट विकेट्स है, 15 वनडे मैचेस हैं और 1987 के हीरो हैं। 1987 में पाकिस्तान इंडिया 5 मैचेस टेस्ट सीरीज़, फर्स्ट टाइम इंडिया वाज डिफीटेड ऑन हिज होम ग्राउंड इन बेंगलोर, टेस्ट 9 विकेट 121 रन, बड़ा वहाँ पर 9 विकेट्स इन मैच। ही वाज 2 दफ़ा चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, मेन जो क्रिकेट टीम है उसके रहे। अंडर 19 जो टीम थी उसके भी ये सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन रहे और इस अंडर 19 ने 2 दफ़ा वर्ल्ड कप मैच जीता। मेंबर आईसीसी क्रिकेट कमेटी और नाम है उनका मोहम्मद इकबाल कासिम साहब। इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इससे पहले कि मैं इकबाल कासिम साहब की तरफ आऊँ, थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की टीम आजकल सिलेक्ट कैसे हो रही है। चंद सालों में आपने सुना होगा एक बहुत बड़ा जो है गैम्बलिंग कह लें या एक बहुत ही बड़ा स्कैम आया था जिसकी इंक्वायरी भी हुई थी, और वो ये था साया कॉरपोरेशन। साया कॉरपोरेशन का था, हमने डिस्क्लोज़ किया था माजी में भी और भी लोगों ने डिस्क्लोज़ किया था कि जनाब उस वक्त के जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे जनाब आपके इंज़मामुल हक साहब, वो इसके वन ऑफ द बिग डायरेक्टर्स कह लें या मालिक कह लें या जो भी कह लें, और उसके साथ साथ उनके भाई थे। और उस साया कॉरपोरेशन में 2 जो खिलाड़ी थे जिनमें एक रिजवान जो आज भी मौजूद हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, और जनाब बाबर आजम जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, वो शेयर होल्डर भी थे, यानी एसोसिएटेड थे। और इसके ऊपर जब ये न्यूज़ बाहर आई थी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि एक आदमी जो पाकिस्तान का चीफ सिलेक्टर है और वो पाकिस्तान के लिए टीम सिलेक्ट कर रहा है, वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्रिकेट के प्लेयर्स को इंगेज करती है, और इसमें एक बहुत बड़ा नाम था तला रहमानी का। और ये कहा जाता था कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, मैं नहीं कहता, ये बात सामने है मीडिया में है, कि जो इस कॉरपोरेशन को अटैच नहीं होगा वो पाकिस्तानी टीम में नहीं आ सकता। क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक तरफ चीफ सिलेक्टर थे जनाब इंज़मामुल हक और दूसरी तरफ इसके साथ एसोसिएटेड उस वक्त के कैप्टन जब बाबर आजम थे। ये डिस्क्लोज़ हुआ तो उस पर इंज़मामुल हक साहब ने रिज़ाइन कर दिया। इसकी एक इंक्वायरी हुई और कहा गया था कि इसे पब्लिक किया जाएगा, लेकिन अभी तक उस इंक्वायरी की रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है। अब एक और बहुत बड़ा इंकशाफ है जो मैं आपके सामने करना चाहता हूँ, और वो भी इसी तरीके से है, और वो है जनाब अजहर महमूद प्राइवेट लिमिटेड। अजहर महमूद प्राइवेट लिमिटेड, ये टैलेंट हंट और टैलेंट मैनेजमेंट के नाम से ये इदारा चल रहा है, और ये जो है अजहर महमूद साहब और इनकी जो वाइफ हैं, ये इस इदारे को चला रही हैं। और ये भी उसी तरीके से जो साया कॉरपोरेशन था कि ये खिलाड़ियों को इंगेज करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अजहर महमूद हैं कौन? अजहर महमूद जो इस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम अजहर महमूद प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका ताल्लुक़ खिलाड़ियों को इंगेज करने से है, आजकल वो सिलेक्टर हैं, चीफ सिलेक्टर हैं, बॉल कोच हैं, जो चीफ कोच हैं बॉलिंग के, वो जनाब अजहर महमूद है। तो यहाँ बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने है कि यहाँ भी ये कहा जाता है कि अगर आपने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में खेलना है तो पहले आपको अजहर महमूद आपके प्राइवेट लिमिटेड, जो इनकी वाइफ जो एज ए कंसल्टेंट वहाँ काम कर रही हैं, और एक हिबा तारिक कुरैशी, और दूसरा ये है कि ये अजहर महमूद खुद इसके डायरेक्टर हैं, ये भी डायरेक्टर हैं, वो भी डायरेक्टर हैं।
अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ इंजमाम अब भी एग्जिस्ट कर रहे हैं ये वाली ऑर्गेनाइजेशन और उससे एसोसिएटेड हैं बाबर आजम और रिजवान, दूसरी तरफ हैं जनाब अजहर महमूद जो इस वक्त मौजूदा कोच हैं बॉलिंग के, उनकी वाइफ हैं इसकी डायरेक्टर्स कंसल्टेंट, और अजहर महमूद साहब पाकिस्तान के कोच भी हैं। तो अब ये बताइए पाकिस्तानी टीम जो सिलेक्ट हो रही थी गुज़िश्ता चंद सालों में, वो पाकिस्तान ना मेरिट पे लड़के सिलेक्ट हो रहे थे, ना डोमेस्टिक की बुनियाद पर कि उनकी परफॉर्मेंस पे, ना पीएसएल की परफॉर्मेंस पे। कहा यह जाता है कि जो इन दो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा वही पाकिस्तानी टीम में आएगा और इसके अलावा नहीं। अजहर महमूद साहब, इंजमाम साहब की तो इंक्वायरी हो गई, हम पीसीबी के चेयरमैन से, पाकिस्तान के वजीर आजम से और जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनसे कहते हैं कि इसकी भी इंक्वायरी हो कि ये बात सही है, और अगर ये बात सही है तो फिर एक्शन आपकी जिम्मेदारी है, और अगर ये नहीं है तो अजहर महमूद चाहें तो हमारे प्रोग्राम में आकर इसकी वजाहत कर सकते हैं। ये चंद गुफ्तगू थी सर, इसके ऊपर मैं चाहूँगा थोड़ा सा अगर आप कमेंट्स कर दें तो मैं आगे चलता हूँ सर। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो जो इंजमाम वाली बात थी वो तो पब्लिक हो गई और उसकी इंक्वायरी भी हो गई है, इसकी रिपोर्ट नहीं आई है। यस, अजहर महमूद का ये बड़ा इंकशाफ है और मेरे लिए भी बहुत इंकशाफ है। और मैं समझता हूँ कि देखिए सर, इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आपके ऊपर हेल्म ऑफ द अफेयर पे जो चेयरमैन जो है वो अगर नॉलेजेबल है क्रिकेट के अफेयर से, तो वो ऐसे इक़दाम कर लेगा जिससे कि ये तमाम चीज़ें, सिलेक्शन का प्रोसेस और ये बायोडेटाज और कौन कौन किधर से आ रहा है, कौन किधर जा रहा है, इसके बारे में उसको पूरी नॉलेज होगी। ठीक है, चेयरमैन पीसीबी को ये नॉलेज होनी चाहिए और सर उस जाहिर है उसका इंटरेक्शंस भी होना चाहिए। बिल्कुल, इंटरेक्शन 12 टीमें हैं जो वर्ल्ड में, बिल्कुल, और बाहर से भी होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इसके इन हाउस एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए जो उसको बाखबर रखे। अनफॉर्चुनेटली पीसीबी में इस वक्त जो बोर्ड है, इस वक्त जो बोर्ड है, मैं पूछना चाहूंगा जी, उसमें क्रिकेटर्स नजर नहीं आते। 4 एसोसिएशन के हैं, 4 जो है ना वो डिपार्टमेंट के हैं, 2 कॉरपोरेट के हैं, 2 वजीर आजम के हैं, तो उसमें मोस्टली तो मुझे कोई, तो सर ये बताइए कि ये बोर्ड पूरा पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके चलता है और उसमें कहा यह जाता है कि क्रिकेटर नहीं है, तो आप समझते हैं कि सर इसमें क्रिकेटर होना चाहिए? मैं कहता हूँ कि बोर्ड होना ही क्रिकेटरों का चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो क्रिकेट अफेयर से मुताल्लिक है। यस, उसके अंदर 1-2 आदमी आप ऑडिट से रिलेटेड है या अकाउंट या फाइनेंस से रिलेटेड है, आप ज़रूर रखें, वो भी हाईली क्वालिफाइड होने चाहिए। अभी अनफॉर्चुनेटली जो हमारा पीसीबी का आइन है उसके अंदर वो, क्योंकि रीजन्स और उनकी पार्टिसिपेशन है और वहाँ से जो बंदे सेलेक्ट होकर आते हैं वो इस लेवल के नहीं हैं कि वो इस डिसीजन मेकिंग में कोई पार्ट प्ले कर सके। क्योंकि इत्तेफाक से मैं नेशनल बैंक में था तो मैं एक टेन्योर मेरा भी, हमारा भी नंबर था, तो मुझे अली रज़ा साहब ने भेजा था कि आप जाके नुमाइंदगी करें, तो मैंने भी 1-2 साल के लिए काम किया वहाँ। मगर मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो एक तो वो गिनती के जो लॉ है उसके मुताबिक 4 मीटिंगें करते हैं, वो ज़रूरी है, हर 3 महीने में 1 मीटिंग होनी है। बाकी जितना काम है वो बाय सर्कुलेशन भेज देते हैं कि आप लेटर भेजिए और वो इस पर साइन करिए और दे दीजिए, गुजारा होता है। हाँ, लेकिन सर हमने देखा इंडिया में जो एसोसिएशन है वो उनकी जो लोग आते हैं उसमें गंगुली भी आया, गावस्कर भी आया, राजर बीनी आजकल बीसीसीआई का जो है वो प्रेसिडेंट है। तो मैं सर एक पूछना चाहता हूँ, अभी एक और चीज़ भी है कि पाकिस्तान में, मैंने तो दुनिया में नहीं देखा, आप मुझे गाइड करें क्योंकि मैं तो तालिब इल्म हूँ इस सिलसिले में, कि 20 महीने के अंदर 4 क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तब्दील हो गए पाकिस्तान में। आपके इल्म में मैं नाम क्या लूं, तो सर क्या इसका असर नहीं पड़ता है? 100% पड़ता है सर। एक सरबराह जो है वो आज आप हैं, कल कोई और है, परसों कोई और है, तो आपकी अभी आपने कोई अपनी पॉलिसीज़ दी हैं, उस पर भी अमल भी नहीं हुआ, तो दूसरा आ गया तो चेंज हो गया, तो सिलेक्शन कमेटी भी चेंज हो गई, तो कप्तान भी चेंज हो गया। आप देखिए 4 महीने के अंदर कितने कप्तान चेंज हुए और कितने नए कप्तान बने और कितनी सिलेक्शन कमेटी टूटी और नई कमेटी बनी, ये तो सबके सामने। इसका मतलब है कंटिन्यूटी नहीं होगी तो इसमें नहीं हो सकता। नहीं, अच्छा, दुनिया में कहीं और है सर? ऐसा नहीं है सर। दुनिया में जो है ना एक सिस्टम के तहत ये सब चीज़ें चलती हैं। पहले हमारा भी बोर्ड बहुत अच्छे तरीके से चलता था, लंबे अरसे के लिए प्रेसिडेंट आते थे, चेयरमैन आते थे,
और जो काउंसिल बनती थी और उसके बाद जो बोर्ड मेंबर होते थे उसमें बड़े इंटेलेक्चुअल मोइन अफजल जैसे बड़े बड़े फाइनेंस के लोग थे। अब क्या है कि अब उसकी उनकी यूटिलाइजेशन वो जो बोर्ड है वो उसकी अप्रूवल बस चाहिए होती है, बाकी तो सारा काम वो लोग कर रहे थे, इनको कोई पूछता ही नहीं है कि कैसे हुआ। सर आज के जो चेयरमैन है कहा यह जाता है कि उनको तो ये भी नहीं पता कि लाल गेंद क्या होती है, सफ़ेद गेंद क्या होती है और पिंक बैंक गेंद की ज़रूरत क्या होती है। मैं एक बहुत अहम सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप मैनेजमेंट का हिस्सा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहा जाता है कि बहुत ही एक बड़ा अहम इदारा है, उसका चेयरमैन और कोई एक कोई ऐसा आदमी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी हो, जो फुल टाइम इसको देना पड़ता है, और वो वजारत दाखिला हो, पाकिस्तान के हसास तरीन वजारत का वो मिनिस्टर भी हो। तो ये दो, क्योंकि मोस्टली पीसीबी का चेयरमैन तो सर बाहर भी इंगेज होता है, जाता है, विजिट करता है, तो पाकिस्तान का वजीर दाखिला तो इस तरह रेगुलर तो नहीं जा सकता है, तो और दोनों ही अहम तरीन फुल टाइम जॉब है। तो आप समझते हैं सर कि ये पोस्ट में एक ऐसा शख्स जिसको दोनों जगह का एक्सपीरियंस नहीं है वो इंसाफ कर सकेगा? नहीं, हमारी जो पीसीबी चेयरमैनशिप जो है वो फुल टाइम जॉब है, और ख़ास तौर पे जब आपके पास जो रिसोर्सेज हैं अंदर वो ऐसी नहीं है और आपकी अपनी भी नॉलेज नहीं है, तो आपको तो बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। आपको तो हर वक्त वहाँ पर रहना पड़ेगा। आपकी तो पहले तो लर्निंग आपकी होनी है कि आप क्या क्या मामलात हैं, पीएसएल कैसे चलती है, कैसे चलाएंगे, जो टूर्स में जाना है तो क्या होगा, आईसीसी की मीटिंग में जाके क्या बात करनी है, इंडिया से कैसे डायलॉग करने हैं, श्रीलंका से कैसे करने हैं, एशियन काउंसिल में कैसे बैठना है, ये बहुत सारे मामलात हैं। फुल टाइम जॉब है ये ऐसा इजी जॉब नहीं कि आप गए और आगे चले छोड़ के आगे। आप देखिए इस वक्त जो नजम सेठी साहब के ज़माने में एक अच्छी बात थी कि उनके पास जो असिस्टेंट्स थे, जो उनके रुफ़क़ा कार थे, वो काफ़ी समझदार लोग थे, तो उन्होंने उनको बहुत हेल्प आउट किया, जिसकी वजह से पीएसएल जो है वो उनके हिस्से में आ गया कि उन्होंने उसको करा, और वो माशाल्लाह उसकी वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। लेकिन आप समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पाकिस्तान में बड़े अजीम क्रिकेटर हैं। मैं पढ़ रहा था सर, बड़ा नाम है, क्या दूँ, अभी सवाल भी है, हनीफ मोहम्मद ले लें, माजिद खान ले लें, इंतखाब आलम, ज़हीर अब्बास, जावेद मेहदाद, मोहसिन हसन खान, सरफराज नवाज, इकबाल कासिम, ये चंद नाम मैं कोट कर रहा हूँ। आपने कहा बोर्ड के मेंबर्स में क्रिकेटर होना चाहिए, तो पीसीबी का चेयरमैन भी कोई क्रिकेटर हो पाकिस्तान में, अजीम क्रिकेटर? माजिद खान को बना सकते हैं आप, बिल्कुल बना सकते हैं, बनाना चाहिए। ज़हीर अब्बास को बना सकते हैं आप, क्योंकि वो तो प्रेसिडेंट आईसीसी रह चुका है, तो इससे बड़ी तो इससे बड़ी के तो कोई और बात नहीं। अगर आप उस जगह पे आए तो क्या आप मैनेज नहीं कर सकते? आप भी कई जगह हम अगर फर्ज कर लीजिए टॉप पोजीशन में नहीं कर सकते, तो लेकिन उनके साथ खड़े तो हो सकते हैं और सारी चीज़ों को नीचे हैंडल कर सकते हैं। तो क्यों नहीं हमारे क्रिकेटर को क्या बात किया जाता है सर? नहीं, वो सर वो पता क्या है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पर, ये सब चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया सर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल है, होता ही होता है, वो ये होता है, इसलिए कि खरबों का बजट है सर। देखिए बजट है, और अभी आप ऐसा कीजिए, सारा पैसा जो है वो पाकिस्तान के खजाने में डाल दीजिए, इंशाल्लाह कोई मानद कोई नहीं जाएगा। बहुत अच्छा बात की है सर आपने, बड़ी ज़बरदस्त बात की है सर। मैं यहाँ रोकूंगा नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा सर, ये बताएं, पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे, उसको तो सियासत ने तबाह किया है जी। आप कितना समझते हैं जो मौजूदा इस वक्त क्रिकेट है, जो कहा जाता है उसकी इस वक्त जवाल है, वुमेन क्रिकेट को भी और मैन क्रिकेट को भी, उसमें सबसे पहले तो मैं आता हूँ, क्या आप समझते हैं कि सर ये जो हमारी पाकिस्तान की सियासत है इसमें भी शामिल हो गई है खेल में? देखिए, आप मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है पोस्टिंग क्या हो रही है, जो पोस्टिंगें हो रही हैं उस हिसाब से ही देखेंगे ना। अगर वज़ीर दाखिला जो है वो चेयरमैन बन रहा है, तो अब मैं इसको क्या कहूँ, और वो जो वहाँ से जो एक्स पुलिसमैन या डीआईजी या आईजी आ रहे हैं या सिक्योरिटी के लिए आ रहे हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? आसिफ अली जरदारी साहब के दोस्त शुगर मिल्स के जो हैं वो चेयरमैन बन जाते हैं, ये सब ये चल ही रहा है। वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ के दोस्त जो हैं ये बन जाते हैं। एमएनएज और मिनिस्टर प्रेशर डालते हैं कि हमारे इस बंदे को खिलाओ, खिलाड़ी को। तो अब मैं आता हूं सर कि ये जो पाकिस्तानी क्रिकेट का जवाल है, इसकी आपके नज़दीक क्या असबाब हैं? एक तो चले हमने डिस्कस कर दिया, क्या डोमेस्टिक क्रिकेट है
क्या ये लीग मैचेस हैं, ये और ये जो क्या आपके जुआरी हमारे यहाँ पैदा हो गए हैं बहुत सारे, वो भी शामिल हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए सर, पाकिस्तान क्रिकेट के दो हिस्से हैं, एक है इंटरनेशनल और एक है डोमेस्टिक। पीसीबी के दो हिस्से हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक क्रिकेट को जो क्रिकेट ऑपरेशन है। ठीक, आप इस इंटरनेशनल के लिए तो आपके पास सारे शेड्यूल्स आईसीसी की तरफ से आते हैं, आपको उसकी प्रिपरेशन करनी होती है। मिसाल के तौर पे हमें 4 साल का कैलेंडर हमारे पास होता है, उसमें हमारे लोग जाते हैं, डिस्कस करते हैं और वो बन के आ जाता है। फिर उसमें कोई तब्दीली नहीं होती है, फिर उसमें टीमें आती हैं जाती हैं। अनफॉर्चुनेट हो जाए कोई बात तो अलग बात है, वरना यह है कि शेड्यूल के मुताबिक सब कार्रवाई चलती रहती है। उसमें आपका जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है उसकी ज़िम्मेदारी होती है वो सारी करना, और एक जो डोमेस्टिक है उसके अंदर आपके फिर मज़ीद हिस्से हैं। एक वो हिस्से हैं कि जो रीजनल लेवल पर हैं, और एक वो हैं जो डिपार्टमेंट है जिसको इन्होंने बंद किया। वो पिछली हुकूमत ने बंद किया। आई थिंक दैट वाज अननेसेसरी। इससे हमको कितना नुकसान हुआ ये आप अंदाज़ा कर लीजिए कि क्या सूरत हाल है, कि क्लब क्रिकेट टोटल ख़त्म हो चुकी है, और क्रिकेटर्स जो हैं वो 200-300 क्रिकेटर आपने हायर कर लिए, अपने ऊपर अपने बोझ डाल दिया। एक तो पैसा ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसा वेस्ट करें, आपका काम था कि आप दूसरे सूबों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते, रीजनल्स को मजबूत करते। आपने तो मजबूत किया ही नहीं, आपने दूध देती हुई भैंस को लात मार के फारिग कर दिया, और जहाँ काम करना चाहिए था वहाँ काम नहीं किया। तो उससे क्या हुआ कि सारा सिस्टम डिसबैलेंस हो गया। आपको पता है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी इतनी अकाउंटेबिलिटी होती थी, आप बिलीव करें एक मैच में हम 19-20 हो जाएं तो हमारे को सुबह अली रज़ा साहब या प्रेसिडेंट जो भी होता है, मुनीर कमाल या ये वो हमें खड़ा कर देते, यार क्या बात है तुम यूबीएल से हार गए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे राइटिंग में रिपोर्ट दो, और सारा इसको। तो हमको प्लेयर के साथ बैठ के बात करना पड़ता था कि भाई हमारी नौकरी भी खतरे में, तुम सही तरह खेलो, दिमाग लगाओ और पूरा अटेंड करो। तो ये क्या होता था, इससे न सिर्फ ये कि इनको फ़ायदा होता था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो पैसा भी नहीं देना पड़ता, सारा कुछ खर्चा तो डिपार्टमेंट अपने करते थे, और प्लेयरों को तनख्वाहें भी देते थे, और उनको आगे जाके ये पाकिस्तान के लिए खेलते भी थे। तो वो उन्होंने बंद कर दिया। अब उससे क्या हुआ कि आप मुझे बताएं, छोटे जो लड़के आ रहे थे वो जब तक PSL वाले हैं वो तो उनको 2-4 पकड़ लेते हैं, बाकी बेचारे जो है वो रह जाते हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद था कि ये अभी इन्होंने ये इसको ओपन तो किया है, मगर मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके प्रोग्राम के तहत प्राइम मिनिस्टर साहब से कि ये आपके सर्कुलर का इम्प्लीमेंटेशन तो कराइए। नेशनल बैंक की टीमें तो बंद पड़ी हुई हैं, तो आप और भी बहुत सारे इदारे हैं जिनकी टीमें बंद पड़ी हुई, उनको कहिए कि वो खोले, ताकि ये सिलसिला जो ख़राब कर दिया गया था वो वापस से बेहतर हो जाए। अब्दुल हफीज़ कारदार साहब ने ये काम करके क्रिकेटर्स के लिए कुछ रास्ते बनाए थे, वरना तो बेचारों के पास पैसे नहीं थे खान। लेकिन सर हमारी अपनी आप मौजूद हैं, हमारी मिसाल है, रक्षाओं में बसों में धक्के खा के क्रिकेट खेलने जाते थे, पैंट खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे कि यार जाके उस ज़माने में तो जीन की पैंट मिलती थी और शर्ट सफ़ेद जो था वो मिलता नहीं था, बड़ी मुश्किलों से जाके मार्केट से पकड़ के लाते थे कि यार 10-15 रुपये का मिल जाए तो पहन ले। तो उससे क्रिकेट शुरू हुई थी, और घर में खेलने को नहीं देता था, क्यों कि नाकारा ये गेम। तो जैसी ये कारदार साहब का, तो मैं कहता हूँ एहसान ज़िंदगी भर नहीं भुला सकते। ये आप सोचिए कि ये जितने बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, ये सारे हमारे पुराने लोग जितने भी थे, सबों ने एंजॉय किया है PI में, सबने एंजॉय किया। आप लिस्ट निकाल दें, कौन ऐसा आदमी जो PI से ज्वाइन करके और ट्रैवल नहीं किए टिकटों के ऊपर, और जाके काउंटी मैच ही नहीं खेली है, और दाऊद हर को डिपार्टमेंट का मतलब है कि नेशनल बैंक में इसका मतलब है डिपार्टमेंट क्रिकेट जो कारदार साहब ने शुरू की थी उसका फ़ायदा उस वक्त के क्रिकेटर्स को हुआ। लेकिन सर एक बात बताएं जी, आप लोगों ने जिस तरह से क्रिकेट खेली है, ना फैसिलिटीज़ थी, ना पैसा है, ना लाखों रुपए थे, ना करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट थी, ना इतने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट थे, ना मॉडल्स थे, ना इतनी बड़ी बड़ी आपको पर्सनल की टीम मिलती थी। मैं भी आगे चल के डिस्कस करूंगा जो मौजूदा टीम के साथ, तो 15 की टीम है, 15 के पर्सनल। लेकिन सर नाम बहुत बड़ा पाकिस्तान का क्रिकेट में है। अब हनीफ मोहम्मद का नाम है, माजिद खान का नाम है, इंतखाब आलम है, ज़हीर अब्बास, कितने बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, इकबाल कासिम, सरफराज नवाज, मोहसिन हसन खान, जावेद मादियार। आज हमें वो नाम नहीं मिलता सर। वजह ये है कि ये लोग वो क्रिकेटर थे जो
हार्ट एंड सोल के साथ खेलते थे, मुल्क के लिए खेलते और मुल्क के लिए खेलते थे। और आप यकीन करें कि उनका पैशन ही ये ऐसा था कि आप पाकिस्तान की कैप को हासिल करना इट वॉज अ डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट काम था, इतना आसान नहीं था। आदमी को पापड़ बेलने पड़ते थे बहुत देर तक। ये बड़े बड़े क्रिकेटर जो है, कासिम उमर हुआ, सलीम मलिक हुआ, ये वो, इन्होंने बेतहाशा रन्स किए हैं और इंजमाम हुए, ये सब लोगों ने बहुत रन्स करके, ये आखिरी ब्रीड यही थी जो है। तो उसके बाद कहीं जाके पाकिस्तान के लिए खेलें, कोई आसान काम नहीं होता। मगर क्योंकि फॉर्मेट चेंज हो गया और अब वो T20 फॉर्मेट ने आके एकदम गेम की हैयत बदल दी है और मीडिया का इन्फ्लक्स हो गया है, जिसकी वजह से, और कमर्शलिज्म ज़्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से जो हीरो वर्शिप थी ना वो ख़त्म हो गई है। अब आपको कोई हीरो नहीं मिल रहा, मुश्किल से आपको एक आध बाबर आजम के पीछे हम लग जाते हैं, कभी विराट कोहली के पीछे लग जाते हैं, बस ये 2-4 हीरो थे। कंसिस्टेंसी ख़त्म होती जा रही है। जो 2 साल भी अच्छा खेलता है ना कंटिन्यू, समझे वो हीरो है आज का। और कुजा, हनीफ मोहम्मद और जहीर अब्बास, वो टेस्ट क्रिकेटर जो सिर्फ आप ही नहीं सर, इंडिया में भी हमने देखा है और दूसरे ममालिक में जो नाम था, सब जगह विवियन रिचर्ड्स हैं, गैरी जोहर। और दूसरी बात ये कि जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की आप बात कर रहे हैं ना, उनका क्योंकि वो ट्रेडिशनली बहुत 100 साल से खेल रहे हैं, वो चीज़ों को बहुत जल्दी समझने की कोशिश करते हैं कि यार ये T20 में क्या रिक्वायरमेंट है। वो अपने सिस्टम में वो तब्दीली ले आते हैं, तो वो सिस्टम खुद प्रोड्यूस करता है। हमारे पास सिस्टम में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमें अभी तक हमने, देखिए सर, बात बुरी नहीं बोले सर, सच है। वो सच बात यह है कि हमने, हमारे यहाँ लेवल 1 लेवल 2 लोगों ने कर लिया और हमने कराया बहुतों को ये सर्टिफिकेट बांटे। अब वो सब के सब लाइन में खड़े हो जाते हैं आके कि जी जॉब, क्योंकि बेरोजगारी है। वो आपने डिपार्टमेंट बंद कर दिया, अच्छे खासे वो वहाँ पर कोचिंग कर रहे थे, अकोमोडेट होते थे, आपने वो कर दिया। अब जब उनको आप जॉब देते हैं तो वो तो नेशनल लेवल का इदारा है भाई। PCB में जाने का मतलब है कि आपने क्रिकेटर प्रोड्यूस करना है। अब वहाँ से जो क्रिकेटर प्रोड्यूस जो हमारी है उसके मुताबिक नहीं हो पा रहा। जैसे देखिए T20 के अंदर अभी मिडिल ऑर्डर में आपके पास बैट्समैन ही नहीं है कोई। अभी 4 नंबर तक तो आपको तीन विकेट कीपर खिला रहे हैं सर आप। अब मैं कहता हूँ ना कि ये हमारी अपनी कोताहियाँ हैं जिसकी वजह से ये है, और ये आगे और परेशानी बनेगी इसका सरेबाब। तो पाकिस्तान की मैं इसी पे सवाल पे था, अच्छा आ गया कि जो सिलेक्शन हुई है, जो अभी की है वहाब रियाज साहब ने, और एक तरफ वहाब रियाज साहब चीफ सेलेक्टर भी हैं और दूसरी तरफ उनको सीनियर टीम मैनेजर जो पाकिस्तान के, मैं इंतखाब आलम साहब से पूछ रहा था कि क्या कभी सीनियर टीम मैनेजर आप लोगों की पोजीशंस पे रहा है, तो उन्होंने कहा कि कभी नहीं रहा है, मैनेजर तो चलने समझ में आता है। और टीम मैनेजर भी मौजूद है मंसूर राना साहब, उसकी मौजूदगी में 15 रुकनी टीम है, उसके बाद भी वहाब राज को एकोमोडेट किया गया और इन्होंने टीम सिलेक्शन किया। तो सर मुझे ये बताइए, जो टीम सिलेक्शन हुई है जिसमें 3 आपके वो हैं विकेट कीपर हैं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपने बताया। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि जी आपने एक ऐसे शख्स को जो एशिया कप में कप्तानी करता है और बुरी तरह शिकस्त होती है, जो इंडिया में वर्ल्ड कप में करता है बुरी तरह शिकस्त होती है और उसका हटा दिया जाता है, बाबर आजम की बात कर रहा हूँ जी, और उसके बाद शाहीन आफरीदी को बनाया जाता है, 2 महीने में उसे हटाकर फिर दोबारा बाबर आजम को दिया जाता है। और इंग्लैंड में हमने देखा 2 मैचेस का क्या हुआ। तो आप ये जो कप्तान बनाया गया है और ये जो टीम सेलेक्ट की गई है, इसको कैसे देखिए, एक तो जो सिलेक्शन कमेटी है बहुत लंबी है, 7-8 आदमियों की सिलेक्शन कमेटी है। दूसरी बात यह है कि उसमें जो सबसे सीनियर आदमी है वो मोहम्मद यूसुफ है और रज़ाक है, मगर उनकी यूटिलिटी कम नज़र आती है, मुझे वहाब रियाज ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। अच्छा, अब जो टीम बनाई है इन्होंने, वो कोई ऐसा लगता है कि हवड़ा हवड़ भी है, जल्दी में उन्होंने एवरेज टाइप के बना लिए। ये कोई प्लान नहीं था कि 2-3 महीने पहले तो ये होता था कि वर्ल्ड कप के लिए बहुत पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती थी, प्लानिंग करते थे लोग, और ऐसा नहीं। माजरत के साथ जी सर, अब तो ये है कि जो साया को ज्वाइन करेगा वो टीम का हिस्सा होगा, जो अजहर महमूद साहब की जो कॉरपोरेशन है उसको ज्वाइन करेगा वो टीम में होगा, और हमें नज़र आ रहा है कि जनाब वही लोग टीम में आ रहे हैं। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब, देखिए ये कमर्शियल वर्ल्ड है। अब जो दुनिया जो है वो ऐसे ही चल रही है कि जो एजेंट्स बहुत सारे आ गए हैं मार्केट में, किसी को प्लेयर चाहिए होता है वो एजेंट से रब्ता करता है, वो एजेंट जो है प्लेयर लेता है।
तो इनकी अगर कंपनी है तो ठीक है, अपनी कंपनी अलग रखें। जब आप ये जॉब लेने जा रहे हैं तो फिर उसको छोड़ दें, और या वो रखें या फिर एक रखें। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है ना सर? इंटरेस्ट है। अब ये इसके लिए तो देखिए, ये तो जो आपके ऊपर हमारे जो बैठे हुए हैं, जिसको नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और प्लस वो हमारे क्रिकेटरों को भी चाहिए साफ साफ बता दें, डिक्लेयर करें। जैसे आप पहले बता देते हैं कि साहब मेरी है, लेकिन मैं इसको कुछ भी इससे इस्तेमाल नहीं करूँगा और मैं साइड पर रख देता हूँ, मैं अभी 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए मैं ऑफ हूँ, इसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर तो समझ में आती है कि भाई एक आदमी सिंसियर है ये। अब होता क्या है कि जब वो सीक्रेट रिवील होती है, बाद में आप उसको रिकवर करते हैं, तो आपका भी इमेज खराब होता है। और कंपनी पाकिस्तान, इस टीम से कोई तवक्कुआत है सर आप? टीम से ये मत कहिएगा सर कि देखें हम भी पाकिस्तानी हैं। मैं सुनील गावस्कर को सुन रहा था, सुनील गावस्कर ने कहा कि जी 4 जो आपके फेवरेट हैं उनमें पाकिस्तान इस दफ़ा नहीं है। गंगूली ने शायद कह दिया है कि है। अब मेरा सर आपसे, मैंने इंतखाब आलम साहब से भी सवाल किया था, दूसरों से भी किया था, आपसे भी सवाल करूंगा कि सर सच बताइएगा कि इस टीम से जो एवरेज टीम है लोग कह रहे हैं और जिसकी कारकर्दगी कुछ नज़र नहीं आ रही है, शादाब साहब मुसलसल फेल हो रहे हैं, दोस्ती की बुनियाद पे आ रहे हैं और इसमें ग्रुपिंग भी हो चुकी है बड़ी, ऐसी टीम जिसकी कारकर्दगी ना हो, कैप्टनसी की यह हालत हो कि वो मुसलसल कैप्टन हार रहा हो, वो क्या मोरल सपोर्ट करेगा खिलाड़ियों को? क्या तवक्कुआत है? डॉक्टर साहब पहले तो आप ये समझिए, बड़ा मुश्किल सवाल करते हैं हमें। ये हमारी कोताही है कि हमने कप्तान बदला, फिर दूसरा कप्तान बदला, फिर हमने सिलेक्शन कमेटी बैठी, हमने किसी ने ये तवज्जो नहीं दी कि यार हम प्लेयरों को की लाइनअप देखें। अब आपके पास एक ऑफिस में ना इफ्तिखार लड़का है, वो अंडर यूटिलाइज्ड है, उससे ना बॉलिंग कराते हैं ना कभी कुछ करते हैं। वो इमाद वसीम को कभी खिलाते हैं कभी नहीं। एक मिस्ट्री बॉलर है अबरार, वो पड़ा हुआ है बैठा हुआ है, उसने अभी तक मैच ही नहीं खेला। अब आप मुझे बताइए तो किधर से आप तैयारी? अभी सर पीएसएल में एक बड़ा उसामा करके नाम था, उसने बड़ा कारकर्दगी दिखाई लेकिन उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। उसामा लड़का जो है राइट आर्म लेग स्पिनर, वो हाईएस्ट विकेट टेकर था और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उसने आउट और सुना है अजहर महमूद साहब ने उसको लेने से इनकार कर दिया। ये वो अजहर महमूद है नाजरीन जो पाकिस्तान नहीं आते हैं, ये ब्रिटिश नेशनल हैं, इनकी वाइफ भी ब्रिटिश नेशनल, ये वहीं रहते हैं, लेकिन इतनी ताकत है उनके अंदर कि पाकिस्तान की जो भी पीसीबी आता है वो उनको लेता है और पाकिस्तान वो नहीं आते हैं। पाकिस्तानी टीम के साथ वो सफ़र भी नहीं करते हैं, वो सेपरेट सफ़र करते हैं। तो ये क्या है सर? देखिए अजहर महमूद जो है ना, वो पाकिस्तान का प्लेयर रह चुका है, पाकिस्तान के लिए खेला हुआ है, अच्छा क्रिकेटर था, अच्छा ऑलराउंडर था। अब उसने अगर वो तमाम क्वालिफिकेशंस वगैरह जो चाहिए होती हैं, रिक्वायरमेंट है एज ए कोच या एज ए असिस्टेंट कोच, वो उसने हासिल की हुई है और आपके पास जगह अवेलेबल है। क्योंकि पिछले तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सर। ये तो खैर अभी मसला ये कि उसामा, मैं उसामा नाम सही ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, आप सही कहना उसामा मीरा, मतलब उसने अगर पीएसएल में सबसे अच्छा कारकर्दगी दी दिखाई सर, एक नहीं है ना। तो फिर अभी देखिए अभी सर मैं आपको और भी बात बता देता हूँ कि सिलेक्शन के लिए देखिए 2 बातें होती हैं। मैं बीइंग ए चेयरमैन, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी में ये होता है कि आपने डोमेस्टिक में यार सबसे हाईएस्ट रन्स किए हैं और या हाईएस्ट विकेटें लिए हैं, तो वो तो आप नंबर 1 हैं, नंबर 2 हैं। एक होता है आपको ये देखना होता है कि यार इसने किन टीमों के खिलाफ ये रन्स किए हैं या किन टीमों को आउट किया है। तो आप उस मैच के बारे में एनालिसिस करते हैं कि यार अच्छी टीमें थी या ऐसी वीक टीमें थी। अच्छा, दूसरा फिर ये होता है कि एक आदमी का एवरेज है 50 रन का और टोटल उसके रन है 500। एक इनिंग में उसने 200 कर दिया और बाकी 15 इनिंग में 300 रन है और वो 25 का एवरेज है। तो आप हाउ कैन यू जज हिम? लेकिन अगर आप आम आदमी से पूछेंगे तो कहेंगे साहब देखिए उसकी तो इतने रन हैं, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। तो यही डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अगर आप चीफ सिलेक्टर होते सर, जैसे कि रहे हैं जी, इस टीम में किसको खिलाते सर? मैं देखिए एक तो ये जो पहले तो मैं 2 प्लेयर जो रह गए ना उनको लेके आता, आगा सलमान को लेता और उसामा मीर को लेता नंबर 1। अब वो नहीं है, जाने दीजिए। अब जो इस वक्त जो टीम है हमारी 4 नंबर तक तो ये बाबर, रिजवान, फ़खर और उस्मान लड़का ये हो गए। उसके बाद आपके पास इफ्तिखार है, शादाब है, जो है मटेरियल वही आप खिलाएंगे ना। नहीं, मैं तो ये नहीं पूछ रहा सर, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप चीफ सिलेक्टर हैं और आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट सिलेक्शंस की हुई है सर,
ये जो टीम सिलेक्ट की गई है, ये सही टीम सिलेक्ट की गई है? नहीं, मैंने तो आपको गिना दिया कि मैं 2 लड़के तो मैंने आपको गिना दिए कि जो होने चाहिए थे टीम में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हो या ना हो मैं नहीं जानता, मगर मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक आगा सलमान जो था वो इन मेकिंग था एज एन ऑलराउंडर, हमने उसको कट डाउन कर दिया, उसको रोक दिया। इसी तरीके से उसामा मीर जब अच्छा नहीं था तो हम खिलाते रहे उसको, जब वो अच्छा हो गया, उसने रन विकटें लेना शुरू कर दिए तो हमको यूटिलाइज करना चाहिए था, वो हमने छोड़ दिया। इकबाल कासिम साहब, हमारी बात जारी रहेगी। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा सर, इमाद और आमिर जो कि बिल्कुल ही टच में नहीं थे जी, और सुना है कुछ मेडिकल इश्यूज भी है, उनको खिला लिया सर फौरन? सर इमाद तो अच्छा प्लेयर है सर, इमाद ने तो बॉलिंग भी आपको देखा होगा बहुत अच्छी की है। और इमाद तो उसको माजी में हाँ पास में गलत कर दिया उन्होंने, वो उसको खेलते में निकाल दिया। ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है सर? हाँ नहीं, ट्रेनिंग वेनिंग करके तो आए हैं सब ये लोग, अभी इन्होंने प्रैक्टिस की है, ट्रेनिंग की है। और मोहम्मद आजम खान का सर बताएं क्या है सर? मोहम्मद आमिर जो है, देखिए आमिर का इशू ये था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये अपनी वही स्पीड बरकरार रखेगा, वही स्विंग बरकरार रखेगा, मगर अभी उस वो रिदम में नहीं है उसका। मुझे नहीं लगता कि तो हम ऐसे ही उठा लेते हैं सर नहीं, वो सिलेक्शन के लिए आजम खान सर क्या है? आजम खान का ये है कि देखिए आजम खान का भी मैं समझता हूँ कि ये सिलेक्शन कमेटी को ज़रा देखना चाहिए था कि हमारी रिक्वायरमेंट। आप खिलाते सर आजम खान को? और सर कार्यकर्ता की तो देखे, मैं पढ़ रहा था अभी, मैं खोल दूंगा तो। अच्छा, इस वक्त इसमें एक विकेट कीपर किसको होना चाहिए था सर? जो मैं कहता हूँ रिजवान कीपिंग करे, बस खत्म। बाकी जितने भी हैं सब आपकी बैटिंग की जरूरत के मुताबिक आते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाहर बैठाएं। कितना रन अगर ये करें जो सेफ हो सकता है? आजकल तो सर 197 चेस कर लिया लोगों। हमारी कैपेसिटी कितनी है सर? सर वैसे तो मुझे बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। तो हमारी कैपेसिटी है 160 और 180 के दरमियान सर। 178, 160, 167, 180, हम इधर यही 170 में फंसे हुए हैं। तो जब तक हम ये इम्प्रूव नहीं करेंगे, दुनिया तो आगे निकल रही है, तो ये इम्प्रूव करने के लिए आज़म खान और इफ्तिखार और ये सब को इकट्ठा किया था कि यार ये हार्ड हिटिंग करेंगे, और तो वो कारगर नहीं हो रही है बात। अच्छा सर, ये बताइए कि ये आप फेवरेट 4 टीमों को दें जो सेमीफाइनल खेलेंगी सर? देखिए ऑस्ट्रेलिया है और इंग्लैंड है, 2 हो गए। न्यूजीलैंड का बहुत चांसेस हैं, 3। इंडिया के भी मैं चांसेस है बिल्कुल। तो ये 4 टीम बड़ी इस बात आगे सर। अच्छा ये बताइए सर, फॉरेन कोच का होता है, मुझे तो किसी क्रिकेटर ने, जितने भी लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा यार इनसे पूछो कि फॉरेन कोच ने पाकिस्तान को क्या दिया है। फॉरेन कोच जो है वो एक तो वो ट्रेंड होते हैं पूरे अच्छी तरीके से टीमों के साथ, क्योंकि उनकी जो अपनी टीमें जिससे खेल के आते हैं या जहाँ से वो एक्सपीरियंस लेके आते हैं वो तमाम प्रोफेशनली होती है हर चीज़, और उसका एक्सपीरियंस जो है वो हमको वो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं हमारे ऊपर, मगर हमने उनको इन्वायरमेंट ऐसा दिया ही नहीं होता कि वो इम्प्लीमेंट कर सकें पूरा, क्योंकि टीम भी हमारा कप्तान अपनी मर्ज़ी से बनाएगा, फिर वो सिलेक्शन भी हमारी मर्ज़ी से होती है, तो वो बेचारे फिर आते हैं। जॉब किसको बुरी लगती है सर? जॉब तो वो ले लेते हैं, मगर वो फिर पीछे आपने देखा होगा जितने कप्तान आए वो कुछ नहीं दिया ना जितने भी फॉरेन कोच आते हैं वो कप्तान के ताबे होते हैं। अच्छा। और मैंने भी देखा, क्योंकि मैं सिलेक्शन में था तो मैंने देखा कि वॉटमोर वगैरह ये वो, तो वो जो कप्तान कहता है वही बोली आपके साथ बोलते हैं। अच्छा। तो इसलिए ये बात आपकी सही है कि मैं तो कहता हूँ कि हमारे मिसबा है, यूनुस है, ये यूनुस खान हमारा है, वो वकार यूनुस है, अलग है, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिनको हमें बुला के ये बात बोलनी चाहिए कि यार छोड़ो, पैसा तो तुम लोगों को मिल ही जाना, कहाँ जाएगा, मगर अब वक्त आ गया है कि आप इन लोगों को बाकायदा प्रोफेशनली ट्रेन करो और हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए जज्बा भी पैदा करो और आके कोई काम करो ताकि ढंग का काम हो। लड़के सर फॉरेन कोच का तो कोई जज्बा नहीं होगा ना, पाकिस्तान जीते या हारे उसका तो कोई नहीं है मेरा ख्याल है। मैरिट उसका कॉन्ट्रैक्ट उस पर डिपेंड करता है भाई, हमारे यहाँ तो ये है ही नहीं ना, अकाउंटेबिलिटी हम लोग करते ही नहीं है, तो इसलिए किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अच्छा सर ये बताइए, मेरी बात हो रही थी आपके सीनियर क्रिकेटर से, वो ये कहते हैं पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं इस वक्त, जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, वो बड़ी बुरे हालात में हैं। पीसीबी के पास बहुत पैसा है,
पीसीबी को चाहिए कि उन क्रिकेटर्स को एकोमोडेट करें ताकि क्रिकेट भी इम्प्रूव हो और उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। आप क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? सर मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा रमीज़ राजा को इस मामले में क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने आने के बाद 1 लाख रुपया फ़ी टेस्ट क्रिकेटर जो एक्स टेस्ट क्रिकेटर है उनकी पेंशन में इजाफा किया, विच इज़ वेरी गुड। वेरी गुड। तो ये एक बड़ा अहसन कदम था जिसकी वजह से बहुत बेहतरी आई, और अब उसको उन्होंने परसेंटेज से लिंक कर दिया है, 10% या इन्फ्लेशन रेट के साथ लिंक कर दिया है, तो ये भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो आई थिंक ये इशू जो है वो काफ़ी हद तक किसी हद तक हम काबू पा लिया है इन लोगों ने। और जहाँ तक बात है पीसीबी में जॉब, देखिए मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है, वो ये है कि जॉब इसलिए नहीं मिलनी चाहिए कि आप ने क्रिकेट खेली है तो बस आपको हक बनता है कि आप जाएँ वहाँ पर, आपको काम भी नहीं आता है और आप कहें मैं कोच बन जाऊँ, आपको काम नहीं आता है, आप कहें मैं सेलेक्टर बन जाऊँ, आपको आइडिया नहीं है कि कैसे नेट चलाना है, कैसे ग्राउंड चलाना है, कैसे टीम चलानी है, कैसे मैनेजमेंट करनी है, कैसे क्या करना है, तो फिर तो सर ये फिर तो ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा क्रिकेटर जो है वो एक अच्छा मैनेजमेंट का हिस्सा मैं इस पर बिलीव करता हूँ कि आप सोने का निवाला खिलाएं इनको, दें 2 नहीं 10 लाख दें, मगर एक इनको दें जॉब कि भाई ये टास्क है। अगर आप ये नहीं करोगे तो ये कमेटी बनी हुई है एक्स क्रिकेटरों की, वो इवेल्यूएट करेंगी, आपका परफॉर्मेंस है तो आप रहेंगे, नहीं तो थैंक यू रहेंगे। अच्छा सर, मैं आखिरी सवाल है, ये ज्वारी दूसरी मुल्कों में भी नज़र आए, पाकिस्तान में भी नज़र आए, और इसके ऊपर बाज़ाब्ता एक इंक्वायरी हुई बड़ी हाई प्रोफेशनल लेवल पर, जस्टिस क़य्यूम, जस्टिस भंडारी, जस्टिस वजी इसके वो थे, फिर उस इंक्वायरी रिपोर्ट ने आया, लेकिन उसके ऊपर सज़ा नहीं हुई। सर ये जुआरियों ने, जो पाकिस्तान के अहम तरीन क्रिकेटर्स उसमें शामिल हैं, और मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है, एक तो इसके ऊपर बताइए कि सर ये जुआरियों ने पाकिस्तान क्रिकेट को कितना नुकसान पहुंचाया, और दूसरा कि अभी भी वो जुआरी अहम तरीन पोजीशन में तो मेरा क्या दुनिया में ऐसा होता है? जवाब आपने दे दिया, मेरे को जवाब नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ सर, आपका कहना वजन होगा सर। देखिए मुझे बताइए कि वो जो इंक्वायरी कमिटीज़ और जो भी हुआ वो उसके ऊपर कोई सज़ा तो हुई नहीं, सिवाय एक सलीम मलिक को आपने लटका दिया, और बाकी तो सारा कुछ ऐसे के ऐसा वॉश आउट हो गया सारा। वो लोग जो उसमें शामिल हैं वो सब के सब लगे हुए कहीं ना किसी जगह में, ठीक है, चाहे वो किसी का आधा क्राइम है, किसी का थोड़ा क्राइम है, किसी का कुछ है, वो एक मैंने उस पर बहस नहीं है। और बहुत सारे लोग और रिकमेंडेशन है सर रिपोर्ट की, और बहुत सारे लोग हैं जो जिनको कहा गया है कि इनको करीब नहीं होना चाहिए, वो बाहर बैठ के सारा काम कर रहे होते हैं और इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, वो तो कर रहे हैं, अभी भी क्या है इसमें, तो ये तो चलता रहेगा सर। ये कहाँ एक अच्छा क्रिकेटर, एक कमेंटेटर भी अच्छा नहीं हो सकता, ये भी तो ज़रूरी है सर। एक अच्छा क्रिकेटर जो है वो मैनेजमेंट का हिस्सा भी नहीं हो सकता, सही है, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि एक अच्छा क्रिकेटर एक मैनेजमेंट का बेहतरीन हिस्सा भी हो सकता है सर, ये भी ज़रूरी है। इकबाल कासिम साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इकबाल कासिम एक बड़ा नाम, यकीनन प्रोग्राम्स अभी मैचेस होते रहेंगे, हम ज़रूर इनको दोबारा मदऊ करेंगे। वक्त ख़त्म हो चाहता है, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।